हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। आज हम क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसे हम अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। आइए बात करते हैं। पहले डायग्राम को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेटअप है एक। इसमें मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज़ें क्या है। यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक गोल्डन फॉइल है, इस पर बम्बार्ड कर रही है। अब देखिए जो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, जो डबल चार्ज होते हैं, यानी उन पे क्या होता है +2 का चार्ज होता है। इतना क्लियर है। हीलियम। और यहाँ बीच में क्या है, यहाँ हमने एक लेड की प्लेट लगाई हुआ है, जिसमें एक छोटा सा होल है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनकी बीम ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से जाएगी, तो ये यहाँ से फोकस्ड हो पाएंगे, मतलब इसी होल से पास होके इस पर बम्बार्ड करेंगे गोल्डन फॉइल पे। और यहाँ पे एक हमने क्या डिटेक्टर लिया है, और इस पर हमने कोटिंग की हुई है किसकी, जिंक सल्फाइड की। अब ये जिंक सल्फाइड यहाँ क्या करेगा, ये जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ जहाँ जहाँ ये रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्राइट वहाँ ये ब्राइट होता रहेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या रही, वो देख लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है, जब भी यहाँ से ये बीम ऑफ पार्टिकल्स जो हीलियम या अल्फ़ा पार्टिकल जब यहाँ से गई, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो बिना रिफ्लेक्ट किए स्टेट पास आउट हो गए। इतना क्लियर है। एंड उसके बाद सेकेंडली क्या देखा गया, और जो बहुत लेस थे, जो कि मोर देन 1 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, यानी बहुत स्मॉल एंगल पे वो क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और एक और ऑब्जर्वेशन देखी गई कि 12,000 में से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है क्या है, वो 180 डिग्री पे बाउंस बैक कर रहा था। बाउंस बैक का मतलब क्या है, 180 डिग्री पे रिटर्न बैक कर रहा था। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन रही रदरफोर्ड और अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की। इतना क्लियर है। इससे कॉन्क्लूज़न क्या निकाला गया वो देख लेते हैं। देखिए कॉन्क्लूज़न ये निकाला गया तो कि एटम के अंदर जितना भी एरिया है वो क्या है, एम्प्टी है, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्टेट सो डैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। और दूसरा कॉन्क्लूज़न क्या दिया, जो पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे, रिफ्लेक्ट करके फॉइल से आगे जा रहे थे, उनका नंबर क्या था, बहुत लेस था। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है या चार्ज पार्टिकल है या चार्ज जो है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, वेरी स्मॉल रीजन, बहुत छोटे एरिया में वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे हम न्यूक्लियस के नेम से जानते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें फोकस करने की है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने यहाँ गोल्डन फॉइल का ही क्यों यूज़ किया। ठीक है, गोल्डन फॉइल का हमने इसलिए यूज़ किया, जो गोल्ड होता है वो क्या है, उसे हम ऐसा मेटल है जिसे हम बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी हमने थिकनेस कितनी ली, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 ली। ठीक है, अब और क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितना लिया, 5.5 MV। ठीक है, तो ये वेलोसिटी थी किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। इसके बाद सेकेंडली बात करते हैं, जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी वो क्या करती थी, शाइन कर रही थी एंड पॉइंट कर रही थी जहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज यूज इन बिस्मिथ। ठीक है, ये जो आप बॉक्स जैसा देख रहे हो, रेडियो एक्टिव सोर्स जिसे हमने यहाँ पे कहा है, इसमें कौन सा सब्सटेंस था, इसमें बिस्मिथ था। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमने कौन कौन चीज़ों की यूज़ की थी। अब हम बात करते हैं सम लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, लिमिटेशन एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपको इस स्टेटमेंट में ये पेपर में लिख के आना हो, तो आप क्या लिखोगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये प्यारा सा डायग्राम बनाओगे। आफ्टर डैट आप अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिखोगे जो मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे लाइक दिस। इसके बाद देखिए आप लिखोगे ये चीज़ें क्यों यूज़ की गई थी, यानी इनका क्या रोल था। अब लास्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है, उसमें ये था कि हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन करने को नहीं मिला, यानी उस रदरफोर्ड मॉडल में ये था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम हम डिफाइन नहीं थी। हमें ये नहीं बताया गया कि एटम क्या है, किस तरह स्टेबल है। ठीक है, उसमें ये बताया कि वो अनस्टेबल है। देखिए क्या, जैसे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एट वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ
एटम, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं कही गई, ठीक है। एंड एक और पॉइंट उठ के आता है दैट इज़, अगर मान लीजिए ये सेंटर पे न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में। तो अगर ये रिवॉल्व करेगा तो कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो क्या करती है, वो एक्सेलरेट करती है और अपनी एनर्जी को क्या करती है, लूज़ करती है। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन उसे एमिट करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली एट द एंड वो क्या करेगा, फॉल डाउन कर जाएगा एट द सेंटर। बट ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। तो अब इससे अगर ये फॉल डाउन कर जाएगा तो ये तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि एटम क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। इस मॉडल से हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम का पता नहीं चलता है। और एक और बात, हमें ये भी नहीं पता चलता है कि एटम ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे आज हमें पता है कि वो क्या, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस लाइक अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। ये लिमिटेशंस थे किसके, रदरफोर्ड मॉडल के। इस एक्सपेरिमेंट को हम जिंजर और मार्शियन एक्सपेरिमेंट्स के नेम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में पेपर कई बार ये बन के आ जाता है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ जिंजर या फिर मार्शियन एक्सपेरिमेंट। तो आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये दोनों ये क्या थे, इनके टीममेट ही थे, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया हो। आप इस पॉइंट्स को एज इट इज़ पेपर में लिख के आओगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।